Dear students, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all third semester automobile engineering students in the subject 304 BME 1, module 4 manufacturing processes and topic 4 machining. Course outcome: student will be able to explain the manufacturing process needed to repair the given simple machine or automobile element. दी गई साधारण मशीन ऑटोमोबाइल अवयव की मरम्मत के लिए आवश्यक निर्माण प्रक्रम का वर्णन करने में विद्यार्थी सक्षम होंगे. At the end of this class, student will be able to explain the asked machining along with their engineering applications. कक्षा के अंतिम में पूछे गए मशीनिंग का यांत्रिकी अनुप्रयोग के साथ वर्णन करने में विद्यार्थी सक्षम होंगे. In the last section, we have studied about the machining, lathe machining, specifications of lathe and lathe operations. In this section we will study about the machining, other machining processes. In this section we will study about the drilling, grinder, shaper, planer, milling, NC machines, CNC machines, and we will sum up our class with the summary assignment and suggested readings. So let's start with the machining. मशीनिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि मशीनिंग इज अ मेटल रिमूविंग ऑपरेशन फ्रॉम द वर्क पीस विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड कटिंग टूल्स. मेटल इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप फ्रॉम द वर्क पीस. मशीनिंग कार्यखंड से मशीन एवं काट औजार की मदद से धातु को निकालना है. धातु कार्यखंड से छीलन के रूप में निकलती है. पुनः देखें कि ये जो वर्क पीस है इस पर मशीनिंग हो रही है और ये जो मेटल रिमूव हो रहा है ये यहाँ पर चिप्स के रूप में हो रहा है या छीलन के रूप में हो रहा है. these are follows, ये निम्नानुसार हैं. लेथ या खराद, ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग या बेधन यंत्र, ग्राइंडर्स, अपघर्षण यंत्र, शेपर, सेपर, शेपिंग मशीन्स, प्लेनर, प्लेनिंग मशीन्स, मिलिंग या भ्रमीकर्तन आदि. हिंदी में यहाँ लिख दिया गया है बट आगे हम इसको इंग्लिश में ही ट्रीट करेंगे. उसको हिंदी में इस तरह से, जैसे लेथ है तो लेथ लिखा है, ड्रिलिंग है तो ड्रिलिंग लिखा है, इस प्रकार से हम इसका उपयोग करेंगे. कॉमनली इसी नाम से जाने जाते हैं. बेधन यंत्र आपकी बुक में आपको मिल जाएगा. तो हम लेथ मशीन पढ़ चुके हैं. So we will start with the drilling. Drilling is an operation through which a drilled hole is produced in a workpiece. Drilling एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यखंड में छिद्र बनाया जाता है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका वर्क पीस है और इस वर्क पीस में आप देख रहे हैं कि ड्रिल बिट के द्वारा ये जो सॉलिड था, तो इस प्रकार यदि हम देखें तो यहाँ पर ये पूरा सॉलिड था, ठोस था. इसके अंदर हम ये जो होल बना रहे हैं ड्रिल बिट के द्वारा, जिसमें ड्रिल बिट को रोटरी मोशन दिया जाता है और साथ साथ में इसको फीड दिया जाता है या फीड गति, जिससे ये अंदर की ओर एंटर होता है. तो ये प्रक्रिया जो है ये ड्रिलिंग कहलाती है. ये प्रक्रिया हमने लेथ मशीन में भी देखी थी. सो ड्रिलिंग इज एन ऑपरेशन थ्रू विच अ ड्रिल्ड होल इज प्रोड्यूस्ड इन अ वर्क पीस. ड्रिलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यखंड में छिद्र बनाया जाता है. द मशीन टूल यूज्ड इन दिस केस इज कॉल्ड ड्रिलिंग मशीन एंड द कटिंग टूल यूज्ड इज कॉल्ड अ ड्रिल बिट और ड्रिल. इस प्रक्रिया में ड्रिलिंग मशीन और ड्रिल बिट अथवा ड्रिल के रूप में मशीन काट औजार का उपयोग किया जाता है. आइए हम कुछ ड्रिल मशीन देखें. चित्र में आप देख सकते हैं जो कॉमनली यूज़ है वो ये हैंड ड्रिल मशीन है, जो आपने कॉमनली देखा होगा, आपके घरों में भी उपयोग में आता है. इसके बाद आप यदि यहाँ पर देखें तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है. इस ब्लॉक डायग्राम को यदि हम एक्चुअल मशीन से कंपेयर करें, ये आप एग्जाम में बना सकते हैं आए तो. यहाँ पर ये जो है पूरी ड्रिलिंग मशीन दी गई है. इस ड्रिलिंग मशीन के मुख्य अवयव अपन देखें यहाँ पर तो सबसे ऊपर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये है आपका ड्रिल हेड. ये आपका ड्रिल शीट्स है, इसमें आप देख सकते हैं. और यहाँ पर ड्रिल रेडियल आर्म है, ये आपकी पूरी ये वाली रेडियल आर्म है. ये आपका ड्रिल हेड है, ये ड्रिल शीट्स, ये जी वहाँ है. और ये जो वर्टिकल दिख रहा है ये आपका पूरा कॉलम है. कॉलम को ऊपर नीचे, रेडियल आर्म को ऊपर नीचे लाने के लिए यहाँ पर ये स्लॉट, ये हॉलो सेक्शन दिया गया है और इसी में ऑन ऑफ स्विच लगा है. जो ड्रिल हेड है उस ड्रिल हेड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप ड्रिल बिट लगाते हैं, स्पिंडल पर ड्रिल बिट लगाते हैं और ये आपकी टेबल है जिस पर आपका वर्क पीस रखा होता है और ये इस मशीन का बेस है. तो इस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन है जो हमारे वर्कशॉप में देखी जा सकती है और घरों में हैंड ड्रिल मशीन्स का जनरल पर्पस उपयोग होता है. इसमें अब ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं ये देखें. सबसे पहला है ड्रिलिंग,
जो पहला फिगर था वही है कि जिसमें ड्रिल फीड्स एंड रोटेट्स। ये ड्रिल बिट जो है ये अंदर की ओर गहराई में उतारा जाता है। स्टेशनरी वर्क पीस जबकि स्टेशनरी रहता है और ये रोटेट होता है, ये ड्रिलिंग है। अब हमने देखा था कि बोरिंग में क्या करते हैं हम कि ये जो ड्रिल किए हुए होल है इसको बड़ा करते हैं, तो इसको बोरिंग या संछिद्रण कहते हैं। ये ड्रिलिंग जो है इसको वेधन कहा जाता है, बोरिंग को संछिद्रण कहते हैं। यानी जो होल आपने बनाया है इसके बाद आप सिंगल पॉइंट टूल का उपयोग करते हुए इसको मतलब गोल गोल घुमाए टूल को और फीड करें, और जबकि वर्क पीस जो है आपका फिक्स रहेगा इसमें। जबकि लेथ मशीन में वर्क पीस रोटेट होता था, ये केवल फीड किया जाता था। और रीमिंग में आप देख रहे हैं टूल बदल गया है, ये जो होल है उसको ये स्मूथ किया जा रहा है, तो ये रीमिंग है। इसके अलावा यदि हम टेप चला दें, ये जो टेप देख रहे हैं जिसमें कि एक्सटर्नल थ्रेड है, ये इसमें जाकर के इंटरनल थ्रेड कर देते हैं टेपिंग के द्वारा, तो ये टेपिंग के द्वारा इंटरनल थ्रेड किए जा रहे हैं। अब यदि इस पूरे होल का कुछ हिस्से को बड़ा किया जाए, केवल इतने ऊपर वाले हिस्से को बड़ा किया जाए जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो ये वाला पूरा कहलाएगा। यहाँ पर तो हालांकि ये पूरा ही बड़ा हो रहा है, लेकिन यदि इतने ही पिक्चर देखें इसको हम काउंटर बोर या प्रतिपवेधन कहते हैं। ये काउंटर बोर्ड है, यानी ऊपर का हिस्सा जो है वो आपका चौड़ा हो गया है, नीचे का वही है। यदि हम ऊपर के हिस्से को तिरछा कर दें, जैसे कि हम स्क्रू लगाते हैं तो उसका हेड इसके अंदर चला जाए, टेबल स्मूथ हो जाए, तो हेड के लिए जो जगह हम बनाते हैं यहाँ पर ये नीचे की तरफ ये तिरछा किया गया है, ये हम काउंटर शंक टूल के द्वारा करते हैं। इसको हम काउंटर सिंकिंग या शंकु घातक कहते हैं। ये देखिए आप, तो इस प्रकार से ड्रिलिंग ऑपरेशन में आते हैं ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, टेपिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग। आगे चलते हैं, अब हम ग्राइंडर की बात करते हैं। तो ग्राइंडर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मटेरियल बाय द एब्रेसिव एक्शन ऑफ अ रोटेटिंग व्हील फ्रॉम द surface of a workpiece in order to achieve required dimension and surface finish of workpiece. ग्राइंडिंग घूमते हुए चक्र की अपघर्षक क्रिया द्वारा कार्यखंड की सतह से पदार्थ को घिसने की प्रक्रिया है। इसमें मेटल कम रिमूव होता है, स्मूथ ज़्यादा होता है। ये जो होता है द व्हील यूज फॉर दिस पर्पज कॉल्ड ग्राइंडिंग व्हील। इस उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले चक्के को हम ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। ग्राइंडिंग व्हील कंसिस्ट ऑफ शार्प क्रिस्टल्स या एब्रेसिव्स जिनको कहा जाता है, हेल्ड टुगेदर बाय अ बॉन्डिंग मटेरियल। ग्राइंडिंग व्हील में आप देखते हैं कुछ खुरदरापन रहता है, वो खुरदरापन तीक्ष्ण क्रिस्टलों के कारण रहता है जिनको हम अपघर्षक कहते हैं। इनको हम बंधक पदार्थ द्वारा एक साथ पकड़कर रखते हैं, और जब आप ग्राइंडिंग करते हैं तो ये जो तीक्ष्ण क्रिस्टल है ये स्मूथ हो जाते हैं, फिर आप इसको बदलना पड़ता है ग्राइंडिंग व्हील को। आइए अब हम कुछ पिक्चर्स देखें। सबसे पहली वाली पिक्चर्स आप जो देख रहे हैं वो हैंड ग्राइंडर है। इसका उपयोग कॉमनली आप देखते हैं आपके घरों में जो भी आते हैं कुछ कोई भी कार्य करने के लिए, तो वो हैंड ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। ये जो है ग्राइंडिंग व्हील है और ये अपना मशीन है, हैंड मशीन है। आपने वर्कशॉप में ये बेंच ग्राइंडर्स देखे होंगे जहाँ पर के टूल्स को जो है शार्प किया जाता है। इसके दोनों तरफ ग्राइंडिंग व्हील्स हैं, तो ये दो टूल एक साथ ग्राइंड हो सकते हैं। ग्राइंडिंग मशीन के बारे में हम देखें, जो हमारी मशीन शॉप में है उसमें सबसे पहले रहता है बेड। ये ग्राइंडर का बेड है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बेड रहता है सबसे नीचे, आधार बेस है। इसके ऊपर एक ये निचली टेबल होती है जो कि आप देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है। एक वर्टिकल टेबल होती है जो कि वाई डायरेक्शन में मूव होती है। इसके ऊपर यहाँ पर व्हील हेड है जिसमें कि पावर दी जाती है, या यहाँ पर ये टेल स्टॉक है, और ये यहाँ पर ये हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक टेल स्टॉक लेथ की तरह ही है, और इस पर यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील लगाया जाता है। तो हेड स्टॉक में वर्क पीस होगा, वो रोटेट होगा, और टूल जो ग्राइंडिंग व्हील है वो यहाँ से लाया जाएगा। तो ये सिंपल ग्राइंडिंग मशीन्स हैं। अब ग्राइंडिंग मशीन्स के बारे में हम आगे देखें कि इसमें ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, आप किस किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, यदि आप व्हील जो वर्क पीस है उसके बाहर से आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो ये कहलाएगा एक्सटर्नल ग्राइंडिंग। वहीं यदि अंदर की ओर कर रहे हैं, कोई हालो वर्क पीस है उसके अंदर की ओर व्हील से कर रहे हैं तो वो कहलाएगा इंटरनल। यदि आप सरफेस को कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सरफेस, और यदि आप वर्टिकल कर रहे हैं, वर्टिकल यदि साफ्ट है ग्राइंडिंग व्हील की तो वो वर्टिकल कहलाएगा, जबकि वर्क पीस सेम है। तो इस प्रकार से ग्राइंडिंग के ऑपरेशंस हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं शेपर के बारे में। शेपर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली स्मॉल फ्लैट सर्फेसेस। ये फ्लैट सर्फेसेस के लिए होता है, छोटी समतल सतह बनाने के लिए शेपर का उपयोग किया जाता है। इसमें सिंगल पॉइंट टूल इज माउंटेड ऑन अ टूल बॉक्स फिटेड टू अ रेसिप्रोकेटिंग रैम। एक प्रत्यागामी रैम होती है जिसके औजार बॉक्स में हम एकल बिंदु औजार को लगाते हैं।
वर्कपीस को वाइस में क्लेम किया जाता है, वाइस में लगाया जाता है। और यहाँ पर देयर इज अ कटिंग एक्शन इन द फॉरवर्ड मोशन ऑफ टूल व्हाइल द रिटर्न स्ट्रोक इज आइडल। जब टूल हमारा आगे की ओर चलता है तो वो कटिंग करता है, लेकिन वापसी के दौरान ये सुस्त रहता है। तो जब टूल सुस्त रहता है उसी क्रम में हम इसको इंडेक्स फीड देते हैं, अनुक्रमित भरण दिया जाता है। अब इस मशीन के बारे में देखें आप। इस मशीन के बारे में देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका अपन ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम में सबसे पीछे नीचे बेस है, ये जो लगी हुई है यहाँ पर क्रॉस रेल है, ये आपका कॉलम है, और उसके ऊपर ये रेम है। रेम क्या होती है? रेसिप्रोकेट होती है, ये गति की दिशा दिखाई गई है, ये आगे पीछे इस तरीके से चलती है। रेम के एंड पर टूल हेड लगा हुआ है जिसमें कि हमने टूल लगाया हुआ है और फीड दी जाती है। ये वर्क पीस जो है आप देख रहे हैं टूल के जस्ट नीचे वर्क पीस है और ये वर्क टेबल है। तो जब ये टूल हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता है तो कटिंग होती है, लेकिन जब ये वापस जाता है उस दौरान क्या होता है? ये आइडल रहता है, कटिंग नहीं करता। फिर इसके बाद हम इस टेबल को इस तरफ मूव करेंगे तो ये फीड कहलाएगा। यही एक्चुअल मशीन यहाँ पर दिखाई गई है। ये देखिए आप, ये बेस है, ये कॉलम है, ये रेम है, ये टूल पोस्ट है, यहाँ पर टूल लगाएंगे, ये टेबल है जिस पे क्या वर्क पीस को लेंगे, यहाँ पर ये क्रॉस रेल है जो आपको वाई डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा शेपर है, लेकिन ये सरफेस को फ्लैट करता है। ठीक है, अब प्लेनर की बात करें। शेपर और प्लेनर का नाम एक साथ लिया जाता है क्योंकि वर्किंग सेम है। माइन्यूट डिफरेंस है कि प्लेनर्स का उपयोग हम लार्ज फ्लैट सरफेसेस बनाने के लिए करते हैं। बड़ी समतल सतह बनाना हो तो हम प्लेन का करेंगे, जबकि छोटी का करते हैं। दिस फ्लैट सरफेसेस में भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन। ये समतल सतह क्षैतिज हो सकती हैं, ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं या नत हो सकती हैं। प्लेनर्स आल्सो परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन दैट अ शेपिंग मशीन डज। प्लेनर में शेपिंग मशीन के सभी कार्यों को कर सकते हैं, बस अंतर यह है कि उसमें जो सरफेस होती हैं वो बड़ी होती हैं। तो इसलिए द प्लेनर्स हैंडल्स लार्जर एंड हेवी जॉब्स। प्लेनर में बड़े और भारी कार्यों को करते हैं। इन दीज मशीन द वर्क पीस इज माउंटेड ऑन अ टेबल विच मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आपने शेपर में देखा कि टूल आगे पीछे होता है, यहाँ पर वर्क पीस को टेबल पर लगाते हैं तो वर्क पीस आगे पीछे होता है जबकि टूल फिक्स रहता है। द टूल इज हेल्ड फर्मली ऑन द क्रॉस रेल इन द मिडिल ऑफ मशीन। औजार को क्रॉस रोल पर कसकर मशीन के मध्य में स्थिर रखते हैं। तो शेपर और प्लेनर सिमिलर हैं। आइए इनका थोड़ा पिक्चर देखें क्या अंतर दिखता है। ये देखिए, ये आपको बड़ी दिख रही है, ये आपका एक कॉलम है और यहाँ पर ये क्रॉस रेल है जिस पर कि ये टूल लगे हैं। यहाँ पर एक खासियत और है कि आप शेपर में देखते थे एक ही टूल है, जबकि यहाँ पर आप कई टूल एक साथ लगा सकते हैं। अब यहाँ पर रेम नहीं है, बल्कि ये जो टेबल है, बड़ी वाली टेबल है, इस पर वर्कपीस रखा जाता है और इस टेबल को मूव किया जाता है। तो एक डिफरेंस ये भी है कि शेपर में जो है रेम मूव होती है, टूल मूव होता है, जबकि इसमें वर्कपीस मूव होता है जो टेबल पे रखा होता है। यदि हम यहाँ पर देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका बेस है, बेस में ऊपर टेबल है, टेबल मूव होगी, आपकी स्ट्रोक की गति टेबल की इस प्रकार रहेगी। इस पे बड़ा वर्क पीस है, ये क्रॉस रेल है जिस पर टूल लगा हुआ है और ये कॉलम है। तो शेपर और प्लेनर में आइए अब हम अंतर देखते हैं। अंतर की बात करें शेपर और प्लेनर में तो हमने अभी पिक्चर्स के माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से जाना कि मशीन इज लाइट और ओनली स्मॉल जॉब्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। शेपर में हल्की मशीनें होती हैं और छोटे जॉब बनते हैं, जबकि प्लेनर में मशीन इज हैवी एंड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज सर्फेसेस। ये भारी मशीन होती हैं और बड़े जॉब बनाती हैं। कटिंग टेक्स प्लेस बाय रेसिप्रोकेटिंग द टूल, यानी औजार की प्रत्यागामी गति से कटाई होती है, जबकि इसमें कटिंग टेक्स प्लेस बाय रेसिप्रोकेटिंग द वर्क पीस। इसमें कार्यखंड की प्रत्यागामी गति से कटाई होती है, यानी इसका मतलब इसमें टूल रेसिप्रोकेट करता है जबकि इसमें वर्क पीस रोटेट। यहाँ पर टूल जो है रेसिप्रोकेट करता है और जॉब फिक्स होता है, जबकि इसमें टूल फिक्स होता है और वर्क पीस मूव होता है। ओनली लाइटर कट कैन बी गिवन। केवल हल्के कट ले सकते हैं इसमें क्योंकि ये मशीन हल्की है। इधर हेवियर कट्स कैन बी गिवन, यहाँ पर हम भारी कट ले सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में मटेरियल को हटा सकते हैं क्योंकि जॉब भी बड़े बड़े होते हैं। ओनली वन टूल इज यूज्ड एट अ टाइम। एक समय में एक ही औजार का उपयोग कर सकते हैं हम शेपर में, जबकि वहीं प्लेनर में क्रॉस रेल पर हम कई सारे जॉब माउंट कर सकते हैं और सेवरल टूल्स को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। ओनली वन जॉब कैन बी टेकन अप एट अ टाइम। एक समय में एक ही जॉब बना सकते हैं, जबकि यहाँ पर सेवरल जॉब्स रिक्वायरिंग सिमिलर ऑपरेशन कैन बी मशीन एट अ टाइम। एक समय में एक जैसी संक्रांत के लिए हम अनेकों जॉब बना सकते हैं। इंडेक्स फीड इज गिवन टू द जॉब ड्यूरिंग आइडल स्ट्रोक ऑफ रैम। जब स्ट्रोक पीछे की ओर आती है, जो आइडल स्ट्रोक है, उस समय जॉब को हम
फीड देते हैं, जबकि इसमें इंडेक्स फील्ड जो है टूल को दिया जाता है, जबकि टेबल जो है आपकी रिटर्न स्ट्रोक में आ रही हो। तो ये कुछ खास अंतर है जो परीक्षा में आते हैं कि शेपर और प्लेनर में आप अंतर बताइए। आइए अब हम देखें मिलिंग के बारे में। अभी तक हमने जो भी देखे उसमें कटिंग टूल जो है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते थे, या ड्रिलिंग में मल्टी पॉइंट था। मिलिंग में जो टूल होता है वो मल्टी टूथ होते हैं उसमें, तो मल्टी पॉइंट कटर भी इसको बोलते हैं। तो मिलिंग इज मेटल रिमूविंग प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ मल्टी टूथ रिवॉल्विंग कटिंग टूल। मिलिंग में बहुदांते वाले घूर्णन करते काट औजार द्वारा पदार्थ को निकाला जाता है। तो यहाँ पर स्लेथ में आप सारे सिंगल पॉइंट थे, यहाँ पर ये मल्टी पॉइंट है। ड्रिलिंग में भी मल्टी पॉइंट है, बाकी सब जगह आप देख रहे हैं सिंगल पॉइंट थे। तो दैट मतलब एक ही दांता रहता है, जबकि इसमें बहुदांते वाले हैं। द कटिंग टूल इज हेल्ड ऑन अ स्पिंडल कॉल्ड आर्वर। इसमें स्पिंडल पर टूल को लगाया जाता है जिसको हम आर्वर कहते हैं। एंड द वर्क पीस इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल। तो शेपर में जैसे फिक्स होता था उसी प्रकार इसमें भी टेबल पर वर्क पीस जो है वो फिक्स होगा। टेबल रेसिप्रोकेट्स पास द कटिंग टूल एंड मेटल रिमूवल टेक्स प्लेस। तो जो मल्टी पॉइंट है वो अपनी जगह पर रोटेट होता रहता है, फिक्स होता है, और हम पीस को यहाँ पर टेबल को रेसिप्रोकेट करते हैं जिससे कि कटिंग हो सके। फीड फॉर द नेक्स्ट कट एंड द डेप्थ ऑफ कटर गिवन बाय द मूवमेंट ऑफ टेबल। टेबल को अगले काट के लिए चलाकर हम फीड या भरण और काट की गहराई देते हैं। इन मशीनों के बारे में जाने। एक होती है इसमें हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन, दूसरी होती है वर्टिकल। हॉरिजेंटल मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर ये जो टूल लगा है ये हॉरिजेंटल आर्बर पे लगा है, और यहाँ पर ये जो लगा है ये वर्टिकल पर लगा है। ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी मशीनें दिखने में एक जैसी हैं। आइए पहले हम हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन के बारे में देखें। हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन के बारे में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले आप देख रहे हैं ये बेस, इसके बाद ये कॉलम, इसके बाद ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ओवर आर्म है जिसमें कि क्या लगा है, एक स्पिंडल है, और स्पिंडल में जो ये लगा है टूल। तो ये स्पिंडल रेम के साथ इसको हम बोलते हैं आर्वर, ये लिखा है आर्वर। वर्क टेबल है जिस पर कि हम वर्क पीस को रखते हैं, इसमें हम एक्स डायरेक्शन दे सकते हैं, और एक नी होता है घुटना जिसको कि हम वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और इसको जेड डायरेक्शन में हम सेडल के द्वारा ऊपर नीचे ला सकते हैं। तो इस प्रकार से तीनों डायरेक्शन में हम वर्क पीस को रोटेट कर सकते हैं। फीड देने के लिए हम टेबल को यहाँ से देते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये देखा हॉरिजेंटल, क्योंकि इसमें जो एक्सेस ऑफ टूल है, ये जो टूल देखिए मल्टी पॉइंट है, इस मल्टी पॉइंट टूल की जो एक्सेस है वो क्या है, हॉरिजेंटल है। जबकि यही चीज़ हम यहाँ पर देखें तो जो अभी हम ओरिएंटल डायरेक्शन में टूल को रोटेट कर रहे थे, अब वो वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। यानी यहाँ पर ये कॉलम के साथ हेड होता है, यहाँ पर आर्वर मतलब नहीं है, आर्म नहीं, ओवर है, आर्म नहीं है, बल्कि हेड है, उससे डायरेक्ट नीचे हम टूल को लगाते हैं। वर्क टेबल है जिसको हम एक्स डायरेक्शन दे रहे हैं, आप देख रहे हैं नी के द्वारा हम इसको जेड डायरेक्शन दे रहे हैं, और यहाँ पर सेडल के द्वारा हम इसको वाई डायरेक्शन दे रहे हैं। बाकी बेस कॉलम तो है ही। तो ये ब्लॉक डायग्राम्स हैं हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और वर्टिकल मिलिंग मशीन के। आइए अब हम इनके ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं। मिलिंग मशीन में हम कितने प्रकार के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्केच के द्वारा है, आप स्केच बनाएं और लिख दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले है प्लेन मिलिंग। प्लेन मिलिंग यानी ये वर्क पीस है, टेबल पर रखा है, और ये जो टूल है ये आपका रोटेट हो रहा है आर्बर पर। तो ये जो लाल लाइन देख रहे हैं आप, रेड कलर की लाइन, यहाँ पर जो है कटिंग हो रही है, और ये प्लेन मिलिंग है। जबकि यदि हम इसको देखें, यहाँ पर वर्क पीस के यहाँ पर हमने लगा दिया है मल्टी पॉइंट कटर। अभी आपको इधर पर लाइंस दिख रही थी, अब ये दांते दिखने लगे हैं। तो ये जो रेड लाइन वर्टिकल लाइन है यहाँ पर मिलिंग हो रही है, तो इसको हम फेस मिलिंग बोलते हैं। जस्ट लाइक हम बोलते थे लेथ में बोलते थे फेसिंग, और ये टर्निंग। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये सतह को कर रहा है, वो रोटेटिंग नहीं है, फ्लैट सरफेस है, और यहाँ पर ये फेसिंग है। अब इसके बाद देखिए आप रेड इसी में कि ये बीच वाला वर्क पीस है और इसके दोनों को आप एक साथ कर पा रहे हैं फिनिश, तो ये साइड में कर रहे हैं, तो ये साइड मिलेंगे। अब अगर हम देखें कि हमें एंगुलर करना हो, जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं इस तरह का शेप बनाना है, ये देखिए आप यहाँ पर रेड लाइन से बताया है कि यहाँ पर ये टूल है, इसमें टूल जो है वो ये ऊपर वाला है, और इसके द्वारा हम इसको ले रहे हैं एंगुलर। अब यदि हमें एक साथ कई करें, जैसे देखिए आप इस जॉब के साइड में भी हो रहा है, हॉरिजेंटली भी हो रहा है, फिर वर्टिकली अपन एक ग्रुप बना रहे हैं, फिर सिमिलर यहाँ पर भी है। तो ये इतने तरह का जो टी शेप का आप बना रहा है विथ ग्रुप, ये पूरा का पूरा एक साथ कर रहे हैं। मल्टी कटर्स आपने लगाए हुए हैं, एक सेंटर में है, फिर दूसरा है जिसका डायमीटर कम है, तीसरा है जिसका डायमीटर बड़ा है। तो ये दोनों की साइड और ऊपर की सरफेस, इन सबको एक साथ कर रहा है,
इसलिए हम इसको गैंग मिलिंग कहते हैं, गैंग में काम कर रहा है। अब यदि कोई पर्टिकुलर शेप चाहिए, जैसे हमने देखा था लेथ में फार्मिंग टूल, तो यहाँ पर फार्म मिलिंग कटर यूज़ करके हम ये जो राउंड शेप है यहाँ पर वर्क पीस में ले सकते हैं। ये आपको रेड कलर से यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर सरफेस स्मूथ हो रही है। इसके बाद यदि हमको मान लीजिए इस तरह के गहरे गहरे कट चाहिए हो, इसको ब्लाइंड कट बोलते हैं अपन, तो ये एंड मिलिंग कहलाएगा। देखिए आप ये जो कट बने हुए हैं, ये सेक्शन बना हुआ है, इसी शेप का चाहिए, यहाँ पर ये एंड मिलिंग कटर लगा हुआ है। ये जो रेड लाइन है इस पर ये कटिंग कर रहा है। यदि आपको प्रोफाइल बनाना है कुछ पर्टिकुलर प्रोफाइल, तो देखिए दोनों एक साथ हो रहा है, ये आगे पीछे भी हो रहा है और ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो ये गोलाकार है। अभी ऊपर नीचे कम हो रहा है, जैसे जैसे सेंटर की ओर आएगा बढ़ता जाएगा, फिर दूसरी ओर जाएगा तो कम होता जाएगा। तो आपको ये वाला जो दिख रहा है कॉन्केव शेप दिख रहा है, ये प्रोफाइल आपको वर्क पीस पर मिल जाएगी। और आखिरी में हम देखें जो हम शा कट आरी से जो काटते हैं बिल्कुल बारीक और गहरा, ये शॉ कट, यहाँ पर देखिए कटर जो है बहुत पतला है और ये यहाँ पर ये जो कटिंग हो रही है ये शॉ कट है। तो इस प्रकार से ये मिलिंग के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें आगे बढ़ें, तो अभी तक हमने जो देखा वो सारी की सारी मशीनें जो थी वो कन्वेंशनल मशीन्स थी जिनको कि स्किल्ड ऑपरेटर ऑपरेट करते थे। अब हम देखते हैं एनसी मशीन की ओर। एनसी का मतलब होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स आर द मशीन टूल of which the various functions are controlled by letters, numbers and symbols। तो एनसी मशीन्स या न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन औजार में एक ऐसे मशीन औजार हैं जिसमें कि विभिन्न कार्य अक्षरों मतलब लेटर ABCD लाइक दिस, संख्या नंबर्स 0 1 2 0 से लेकर 9 तक एवं कुछ संकेतों का उपयोग हम करते हैं। द एनसी मशीन टूल रन्स ऑन अ प्रोग्राम फेड टू इट विदाउट ह्यूमन ऑपरेटर। इसमें बिना किसी मानवीय ऑपरेटर के एक प्रोग्राम लिखा जाता है और उसको एनसी मशीन टूल में फीड किया जाता है। द एनसी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट। ये निर्देशों का समुच्चय अथवा विवरण होता है फॉर कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ ड्राइव, जिससे मशीन के चालक की गति के साथ साथ ऑफ द मशीन टूल एज वेल एज मोशन ऑफ कटिंग टूल। तो चालक की गति के साथ साथ काट औजार की गति को नियंत्रित किया जाता है। तो एनसी में अभी आप जो हाथ से कर रहे थे स्किल वर्कर के द्वारा, इसमें आप प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम को फीड कर देंगे जो कि नंबर बेसिस पर होगा, जिसमें नंबर लेटर या कुछ सिंबल होंगे। उस कोड होता है एनसी कोड बोला जाता है, उसको हम मशीन में फीड कर देते हैं तो मशीन जो है उसके हिसाब से फिर मशीनिंग करती है। इसमें एनसी मशीन टूल्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन में भी ऑटोमेटिक। एनसी मशीन औजार के एक या अधिक निम्नलिखित कार्य स्वचालित हो सकते हैं, ये आप सेमी ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग स्टॉपिंग ऑफ मशीन टूल स्पिंडल, मशीन औजार धुरा को चालू और बंद करना, ये ऑटोमेटिक हो सकता है। ये ऑपरेशन से जो है ऑटोमेटिक हो सकते हैं। इसके बाद आप कंट्रोलिंग द स्पिंडल स्पीड, धुरा गति को आप नियंत्रित करते हैं। फिर पोजिशनिंग द टूल एट द डिजायर्ड लोकेशन एंड गाइडिंग इट अलॉन्ग द डिजायर्ड पाथ बाय ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ स्लाइड्स। औजारों को जो स्लाइड्स हैं उनकी स्वचालित गति के द्वारा इच्छित स्थान पर पहुंचाना और पथ पर चलाना, ये कार्य भी आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। फिर फीड देना है आपको तो कंट्रोलिंग द फीड रेट, ये भी ऑटोमेटिक हो सकता है। टूल्स को चेंज करना है, चेंजिंग द टूल्स औजारों को बदलना, ये भी आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। एनसी मशीन किस प्रकार की दिखती है आइए देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसमें हेड है, ये एक प्रोफाइल बनाई जा रही है, शीट कट की जा रही है, ये इसका हेड है जिसमें टूल्स लगे हैं और ये यहाँ पर मशीन है जिसमें कि हमने प्रोग्राम फीड किया हुआ है। देखिए अपने आप चल रहा है बिना किसी ऑपरेटर के, केवल ये ऑन कर देता है तो उसको पाथ को फॉलो करते हुए ये जो टिपिकल शेप्स हैं या आकार हैं इनको ये कट करती है। ये यहाँ पर मशीन है और एक्चुअल में मशीन जो दिखती है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। आप देखते हैं सभी मशीन की तरह बेस है, कॉलम है, टेबल है, टूल हेड है और साथ में एक कंसोल है जिसके द्वारा आप इनपुट देते हैं मशीन को, जो कि न्यूमर मतलब नंबर्स में या लेटर्स में या सिंबल के रूप में होता है। तो ये थी हमारी एनसी मशीन्स। अब इनके हम लाभ और हानियाँ देखें तो लाभ में साइक्लिक टाइम रिडक्शन, चक्रीय समय में कमी आती है तो आपके जॉब जल्दी बनते हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन ऑपरेशंस, जटिल मशीन संक्रियाएँ आप कर सकते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, शुद्धता की उच्चता होती है। लेस इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड, मैनुअल में आपको बार बार जाके देखना पड़ता था ऑपरेटर को कि बराबर बन रहा है नहीं, जबकि इसमें निरीक्षण की आवश्यकता कम है। रिडक्शन ऑफ स्क्रैप एंड वेस्टेज, चूँकि हाई क्वालिटी है तो इसमें स्क्रैप और अपव्यय में कमी होती है, जिसके कारण इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि होती है। टूलिंग कास्ट या औजार लागत में कमी आती है
और मानवीय त्रुटि जो है वो न्यूनतम होती है। ग्रेटर ऑपरेशन सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, अत्यधिक संक्रिय सुरक्षा एवं दक्षता के साथ कार्य होता है। ऑपरेटर स्किल लेवल रिड्यूस्ड, आपको मैनुअल मशीन में स्किल्ड वर्कर चाहिए, जबकि यहाँ पर आपको ऑपरेटर स्किल चाहिए, ना कि मशीन पर काम करने वाला। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसकी इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस कास्ट दोनों ज़्यादा होती हैं। उच्च प्रारंभिक एवं अनुरक्षण लागत होती है। नीड फॉर स्किल्ड प्रोग्रामर, कुशल प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है। और हायर यूटिलाइजेशन रिक्वायर्ड, ये मशीनों का ऐसा नहीं कि एक दो पीस बनाने के लिए आप रखोगे, क्योंकि कास्ट ज़्यादा है, तो जहाँ पर ज़्यादा मशीनें हो, ज़्यादा जॉब हो, यूटिलाइजेशन ज़्यादा आप इसको कर पाएँ, तो आपको ओवरऑल कास्ट कम पड़ती है। लास्ट हमारी जो मशीन है वो है CNC। आपने न्यूमेरिकल कंट्रोल देखा है, जिसमें कि लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का यूज़ करते हैं। वही यहाँ पर इसके आगे कंप्यूटर के द्वारा यदि ये किया जाए तो ये CNC हो जाती है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इट इज़ अ NC मशीन विच इज अ डेडिकेटेड कंप्यूटर एज द मशीन कंट्रोल यूनिट। तो CNC या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल एक ऐसी NC मशीन है जिसमें कि मशीन नियंत्रण इकाई के रूप में एक समर्पित कंप्यूटर होता है। इसमें क्या किया जाता है, द एंटायर प्रोग्राम इज एंटर्ड एंड स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। संपूर्ण कार्य योजना को कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज कर भंडारण किया जाता है। द मशीनिंग साइकिल फॉर ईच कंपोनेंट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोग्राम कंटेंट इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी में आपने रखा है, तो उसमें सुरक्षित कार्य योजना प्रत्येक अवयव के मशीनिंग चक्र को नियंत्रित करती है। द स्टोर्ड पार्ट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम जो रहता है उसको हम पार्ट प्रोग्राम कहते हैं। पार्ट प्रोग्राम लिस्टिंग कैन बी यूज फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन आल्सो। एक बार आपने पार्ट प्रोग्राम बना लिया, फिर भविष्य में कभी भी करना हो तो उसी भंडारित योजना सूचियों का भविष्य में उत्पादन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी यूनिट्स होती है देखें हम यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पिक्चर पहले देख लेते हैं कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सबसे पहले कि ये एक होता है माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर चिप के द्वारा बनाया जाता है। इसको हम इनपुट आउटपुट कंसोल, यानी ये आप माउस देख रहे हैं, ये कीबोर्ड देख रहे हैं, इसके द्वारा आप इनपुट देते हैं या आउटपुट लेते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर। अब इसमें कंट्रोलर में जो भी प्रोग्राम आपने इनपुट किया वो ये मेमोरी में जा कर के रैम में पार्ट या प्रोग्राम सेव हो जाता है, जबकि रोम में ये इसके जेड स्लाइड या एक्स स्लाइड के मोशन सेव हो जाते हैं। तो ये मेमोरी हो गए। तो माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट कंसोल। अब इसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए प्रोग्राम में कोई त्रुटि आती है तो उसके लिए फीडबैक यूनिट होती है, और फीडबैक यूनिट जो है यहाँ पर ऑपरेट होती है। जब ये आपने यहाँ से कोई सपोज कोई प्रोग्राम इनपुट दिया, तो ये यहाँ पर रैम और रोम में जा कर के सेव होगा और यहाँ पर ये मशीन टूल को ऑपरेट करेगा। अब इसको यदि एडजस्टमेंट चाहिए कोई, तो ये फीडबैक यूनिट को देगा, तो माइक्रो प्रोसेसर उसको रेक्टिफाई करेगा और बिल्कुल एक्यूरेट, हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ आपका वर्क पीस बनेगा। तो ये आपका आउटपुट यहाँ पर बनता हुआ इसी कीबोर्ड या माउस की मदद से आप देख सकते हैं। तो अब इसके पार्ट कितने होगा, इस फिगर को देख के हमें पता लगा। सबसे पहला हुआ इनपुट आउटपुट कंसोल। इट इज द यूनिट थ्रू विच बार प्रोग्राम is fed to the CNC machine tool system and required output is taken out. It basically consists of monitor and keyboard. तो आगम निर्गम कंसोल में क्या हुआ, कंप्यूटर में कार्य योजना को डालना और लेना, ये कार्य मॉनिटर या कीबोर्ड के द्वारा किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर। दिस कंट्रोलर टेक्स इनपुट फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फीडबैक फ्रॉम फीडबैक यूनिट एंड एक्चुएट्स द ड्राइव एज वेल एज द टूल्स ऑफ द मशीन टूल। यानी बेसिक जो हार्ट है मशीन का वो ये माइक्रो प्रोसेसर है, जो क्या करता है, आगम निर्गम कंसोल से प्राप्त इनपुट को लेता है, फीडबैक इकाई से फीडबैक लेता है और ड्राइव तथा मशीन औजारों को चलाता है। मेमोरी, मेमोरी में हमने दो प्रकार की देखी। इट कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम। RAM, रैम, ROM, रोम। द रैम स्टोर्स पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम जो भी किसी उसका है वो रैम में रहेगा। रैम यूजुअली कम होती है, जबकि रोम स्टोर द प्रोग्राम फॉर मशीन कंट्रोल। पूरे कंट्रोल के लिए रोम मशीन हो गई। तो इस प्रकार मेमोरी का रैम पार्ट योजना को, जबकि रोम जो है मशीन नियंत्रण योजना को भंडारित करते हैं। आपने फीडबैक यूनिट देखी। द फीडबैक यूनिट टेक्स इनपुट फ्रॉम मशीन टूल्स एंड ट्रांसफर इट टू द कंट्रोल यूनिट फॉर नेसेसरी करेक्शंस। तो फीडबैक मशीन से इनपुट लेकर नियंत्रण इकाई को आवश्यक सुधार के लिए भेजता है। मशीन टूल्स तो आपने देख लिए, ऑपरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट, मशीन औजार। और इंटरफेस इसके बीच में आते हैं जो आपने उसमें नहीं देखा है। इंटरफेस में दे आर द कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ CNC मशीन टूल्स। इंटरफेस जो है वो CNC मशीन औजार के विभिन्न विभागों के मध्य संपर्क बनाए रखता है। तो हम इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें। NC मशीन से बेहतर इसके लाभ हैं। इससे क्या होता है,
ईज ऑफ प्रोग्राम इनपुट। इनपुट देने के लिए आपको कोई क्लिष्ट प्रोग्राम नहीं बनाना है, जैसा एनसी में बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, आगम में आसानी है। मल्टीपल प्रोग्राम स्टोरेज, एनसी में कुछ लिमिटेशन थी, जबकि यहाँ पर आप बहुत सारे बहुकार्य योजनाओं का भंडारण कर सकते हैं। इवन आप ऑनलाइन पार्ट प्रोग्रामिंग और एडिटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पार्ट योजना और संपादन कर सकते हैं। एडवांस इंटरपोलेशन, उन्नत प्रक्षेपों का आप उपयोग कर सकते हैं। टूल कंपनसेशन या स्वचालित औजार क्षतिपूर्ति आप ऑटोमेटिक है इसमें। ऑटो जनरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्राम फॉर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, यदि कोई एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है तो उसके उपलब्ध हो के पार्ट प्रोग्राम का स्वयं उत्पादन ये कर लेता है। और इजी चेंज इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यदि आपने इंच में कोई पार्ट डाला है उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो बड़ी आसानी से बदल देता है। लिमिटेशन वही है कि इसकी कास्ट तो एनसी मशीन से भी ज़्यादा है, हाई इन्वेस्टमेंट कास्ट, मेंटेनेंस कास्ट भी इसकी, अनुरक्षण लागत भी इसकी ज़्यादा है, और इसको चलाने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड ऑपरेटरों की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार आज की इस मशीनिंग के वीडियो में हमने देखे या पढ़ा कि ड्रिलिंग क्या है, ग्राइंडर क्या है, शेपर क्या है, प्लेनर क्या है, मिलिंग क्या है। इन सब के हमने वर्ड्स में भी देखा, क्या क्या है लिखा हुआ भी देखा, इनके ब्लॉक डायग्राम भी देखे और इनके ऑपरेशंस भी देखे। साथ में हमने एनसी मशीन्स और सीएनसी मशीन के इंट्रोडक्शन देखा, उनका स्केच देखा और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे। तो इस प्रकार अब आप प्रश्न में इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं कि सचित्र वर्णन, सचित्र कौन सा, जो ब्लॉक डायग्राम और लेवल डायग्राम है वो आप बनाएं और उसमें जो ऑपरेशन होते हैं उनको नाम लिखें। ड्रिलिंग के, ग्राइंडिंग के, मिलिंग के और शेपर और प्लेनर मशीनों में अंतर बताएं। एनसी मशीन पर शॉर्ट नोट या सीएनसी मशीन पर शॉर्ट नोट अब आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप सजेस्टेड रीडिंग में जाएँ तो आपको इन बुक्स में ये जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी संबंधित बुक्स हैं इंग्लिश या हिंदी में, sufficient materials आपको मिल जाएगा। So this is all about our today's chapter. Thank you very much for listening this or viewing this video. Thank you very much.